स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट, जिसका सेकंड टॉपिक है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में काल के विभिन्न ग्रंथकार उनका संगीत के विकास में विभिन्न जो ग्रंथकारों ने संगीत के विकास में जो कार्य किए हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। इनमें हैं भरत, मतंग, नारद, शारंगदेव, लोचन, रामामात्य, अहोबल, भावभट्ट, वेंकटमखी, पंडित भातखंडे जी एंड पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इन ग्रंथकारों के संगीत के विकास में किए गए कार्यों को हम देखेंगे। संगीत में स्वरों की सच्ची साधना, विभिन्न रागों में स्वरों के भिन्न भिन्न प्रयोगों की दृष्टि से श्रुति का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक काल में शुद्ध विकृत कोमल पारास्वर माने गए हैं। शुद्ध विकृत मिलाकर 12 स्वर माने गए हैं, लेकिन भारतीय संगीत में 22 श्रुतियों का प्रयोग गायन वादन में दिखाई देता है। श्रुति एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल से आज तक चर्चा का एक जटिल विषय बना हुआ है, जिस पर इतना विस्तृत लिखा गया है। यह विषय प्रकांड विद्वानों को भी भ्रम में डालने वाला रहा है। भिन्न भिन्न ग्रंथकारों ने इस विषय पर अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। संगीत रत्नाकर ने श्रुति की परिभाषा श्रूयते ति श्रुति कहकर दी है, अर्थात जो सुनाई दे वह श्रुति है। जो कानों को सुनाई दे, जिसको समझा जाए, जिसकी ऊंचाई नीचाई का स्पष्ट अनुभव किया जा सके, जो संगीतोपयोगी हो, उसे श्रुति कहा जाता है। श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। कुछ विद्वान इसकी संख्या 66 तथा कुछ 15 भी बताते हैं। श्रुतियों को दो प्रकार की मानी गई हैं। स्वर श्रुति जो स्वरों के अंतर को बताती है, दूसरी है अंतर श्रुति जो परस्पर अंतर को सूचित करती है। हम देखेंगे स्वर क्या है। जो नाद या ध्वनि किसी अन्य सहकारी कारण से निरपेक्ष रहकर स्वयं में रंजक हो। जो ध्वनि राग की जनक हो। तथा जो श्रुति अंतर से उत्पन्न होती हो, उसे स्वर कहते हैं। श्रुति स्वर के संबंध में संगीत पारिजात में अहोबल ने लिखा है कि श्रुतियों के कारण श्रवण श्रुतियाँ क्या हैं जो सुनी जा सके, वह श्रुति कहलाती है। वीणा के तारों के नियत स्वरों से किंचित भी इधर उधर होने पर भी श्रुति दर्शन होते हैं, किंतु वे श्रुतियों से पृथक नहीं होती। स्वरों तथा श्रुति में भेद इतना है कि जितना सर्प व कुंडली में सर्प स्वर तथा कुंडली श्रुति है, मतंग ने भी श्रुति शब्द की संख्या में लिखा है कि श्रु धातु सुनने के अर्थ से है। ती प्रत्यय करने पर श्रुति शब्द सिद्ध होता है। विश्वासु में लिखा है कान
कान के ग्रहण करने से ही ध्वनि श्रुति कहलाती है। स्वर की परिभाषा संगीत रत्नाकर में इस प्रकार दी गई है। श्रुति के ही बाद में होने वाली मधुर ध्वनि जो स्थिर व गूंजदार होती है, वे जो स्वतः ही सुनने वाले को मधुर लगती है, उसको स्वर कहते हैं। अब हम मतंग ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे। मतंग को मुनि की पदवी प्राप्त है। यह नाम पौराणिक है। मतंग का नाम कथा रामायण महाभारत और पुराण में पाई जाती है। पौराणिक परंपरा के आधार पर इसमें संगीत के विद्वान पौराणिक परंपराओं के आधार पर संगीत के विद्वान जिन्होंने सुविख्यात वैदेशिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी उनके ही रूप में संबोधित किया जाता है। इतिहासकारों के लिए ये एक समस्या बन गई है कि ये विवादास्पद है। अपने ग्रंथ में मतंग ने भारत का उल्लेख पूर्वाचार्य के रूप में किया है। ये सत्य कि भरत मतंग के पूर्व के हैं। डॉक्टर कालीनाथ ने यह मान लिया है कि मतंग मतंगों ने रुद्रता उद्धत किया है, अतः इन्हें इसके बाद का मानना चाहिए, जो कि 9वीं शताब्दी के बाद माना जाता है, क्योंकि बाह्य देश को प्रतिनिधियों में कहीं भी रुद्रता का उल्लेख नहीं है। साहित्यिक सादृश्यों को मतंग ने समझाया है, वह 9वीं शताब्दी के पहले की घटना है। आज के इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि मतंग का कार्य क्या है, मतंग के ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, नाट्य में स्वतंत्र रूप से संगीत का प्रतिपादन करने वाले उपलब्ध ग्रंथों में वैदेशी ग्रंथ सर्वप्रथम आता है। दूसरी विशेषता है, आज जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें वैदेशी प्रथम ग्रंथ है, जिसमें रागों का विस्तृत विवरण है। तीसरी विशेषता जो इस ग्रंथ की है, संगीत के दो रूप हैं, एक शुद्ध यानी प्योर। नाट्यशास्त्र में संगीत नाटक के लिए प्रयुक्त होता है। मतंग पहले ग्रंथकार हैं जिन्होंने संगीत का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, राग का विस्तृत विवरण। मतंग ने पहली बार किया है। भरत ने रागों का वर्णन नहीं किया है, अपितु जाति में ही सब रागीय प्रकारों का समावेश कर लिया है। काफ़ी स्वरों पर मतंग ने भरत की परंपरा का ही अनुकरण किया है। केवल कुछ ही स्वरों पर भरत में भिन्नता है। नेक्स्ट है, इसमें मूर्छना प्रकरण में जहाँ मतंग ने भरत की सप्तस्वर मूर्छना के साथ द्वादश स्वर मूर्छना बताई है। नेक्स्ट जो इस ग्रंथ की विशेषता है वो यह है, जाति प्रकरण में भरत ने प्रत्येक जाति की मूर्छना बताकर एक नई परंपरा का परिचय दिया। इस ग्रंथ के प्रकाशित संस्करण में अध्यायों की संख्या नहीं दी गई है, पर जो संस्करण उपलब्ध है उसमें 6 अध्याय हैं, परंतु ऐसा लगता है मूल ग्रंथ का कोई अध्याय छूट गया है। प्राप्त जो ग्रंथ है उसके अनुसार अध्याय की विवेचना इस प्रकार है। पहला अध्याय जो है इसमें देशी शब्द की उत्पत्ति व लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट अध्याय है नादोत्पत्ति, जिसमें नाद की महिमा बताई है। व नाद की
उत्पत्ति व उसके 5 भेद बताए हैं: सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त व कृत्रिम। नेक्स्ट अध्याय है श्रुति निर्णय। इस अध्याय में श्रुति की व्युत्पत्ति बताई है, श्रुति संख्या 22 व 66 बताई है, श्रुतियों का मान बताया है, चतुर्थ सारणी समझाई है। श्रुति की कोई संख्या नहीं होती, श्रुतियाँ एक चक्र में चलती रहती हैं। श्रुति व स्वर के बारे में 5 विकल्प बताए हैं। षड्ज ग्राम व मध्यम ग्राम का श्रुति मंडल बताया है तथा उनकी श्रुति व्यवस्था बताई है। नेक्स्ट अध्याय है स्वरलिपि। स्वर शब्द की व्युत्पत्ति, उसके 4 भेद, वादी, संवादी, अनुवादी, देवादी स्वर के वर्ण, कुल, देवता, रंध्र, ऋषि व स्थान बताए हैं। नेक्स्ट जो अध्याय है वो है ग्राम, जिसमें ग्राम का प्रयोजन बताया है। सरल मध्यम ग्राम के नामों की सार्थकता बताई है। मूर्छना के 2 प्रकार बताए हैं। सप्तस्वर मूर्छना पहली है, सप्तस्वर मूर्छना, दूसरी द्वादश स्वर मूर्छना। सप्तस्वर मूर्छना के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। वास्तव में देखा जाए तो उन्हें मूर्छना के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। जाति, पुं, साड़व, ओड़व, साधारण वीणा, ओड़व, वीणा, साधारण साड़व से अर्थ है कि अंतर निषाद व काकली निषाद। नेक्स्ट है तान वर्ण। तान वर्ण के अलंकार के बारे में मतंग ने बताया है कि उन्होंने 33 अलंकारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट इसमें मतंग ने इस अध्याय में मतंग ने गीतियों का वर्णन किया है। ऐसा करके आपने सांगीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मतंग द्वारा गायन की सूक्ष्म क्रिया समझाकर वर्गीकरण करना इस कला के लिए उपयोगी रहा है। नेक्स्ट अध्याय जाति के संदर्भ में 2 ग्रामों की जातियाँ समझाई हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत जातियाँ मानी हैं। जाति के 10 लक्षणों की व्याख्या की है। यह अंश आदि जातियों द्वारा इस अभिव्यक्ति पर भी अपने विचार दिए हैं। इस प्रकार मतंग ने जाति की अभिव्यक्ति व अनुभूति दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया, जो कि उस समय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। नेक्स्ट अध्याय में राग की उत्पत्ति व लक्षण बताए हैं। शुद्ध गीतियों के माध्यम से राग के संबंध को समझाया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम रागों का विस्तृत विवरण दिया है। राग के अन्य प्रकार, भाषा, विभाषा तथा राग को भी समझाया है। इस प्रकार राग वर्गीकरण का मूल मतंग द्वारा मिला। रागों के विभिन्न रूपों के वर्णन से ये पता चलता है कि क्रिया में मतंग के समय से बहुत पहले राग गायन प्रचलित हो चुका था। प्रबंध अध्यायों में भी विभिन्न प्रचलित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। वैदेशी का प्रकाशित संस्करण प्रथम अध्याय पर समाप्त हो जाता है, परंतु इस ग्रंथ में वाद्य अध्याय अवश्य रहा होगा। कारण यह है कि इतिहास में यह उल्लेख है कि वीणा पर पर्दों की व्यवस्था का प्रारंभ मतंग के समय से ही हो गया था। वाद्यों का जब इतना विकास हो चुका था, तब यह मानना मुश्किल है कि मतंग ने वाद्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा होगा। अभिनव गुप्त ने इस कथा का उल्लेख किया है कि मतंग वंशी वादन में पारंगत हो। उन्होंने वाद्यों पर मतंग जो कि वंशी वादन में पारंगत थे, उन्होंने वाद्यों पर अवश्य प्रकाश डाला होगा। और तंजौर लाइब्रेरी में संग्रहित नाटकीय रत्नावली के लेखक जयसिंह ने वाद्याध्याय का उल्लेख किया है। इससे ऐसा लगता है कि मतंग के वैदेशी में भी वाद्य अध्याय अवश्य रहा होगा, जो मूल पृष्ठ में से कहीं अलग हो गया है। हमारे अगले ग्रंथकार हैं भरत।
भरत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें, लिंक करके आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं।